Hello everyone, welcome to CD Online classes. This is Dr. Jitu Singh. Today I will teach you microeconomics, first semester, second unit for learners. Students, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व को हिंदी में उदासीनता वक्र बोलते हैं, इसे तटस्थता वक्र भी बोलते हैं. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, बजट लाइन, प्राइस लाइन, इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे. इसके पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन पे फोकस करते हैं. एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द टेक्निक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व. डू यू फील दैट दिस टेक्निक्स इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ मार्शल. उपभोक्ता के संतुलन को उदासीनता वक्र की हेल्प से एक्सप्लेन करते हुए ये बताना है कि उदासीनता वक्र कार्डिनल अप्रोच जो कि मार्शल ने दिया है उस पर एक सुधार कैसे है. एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये 2019 में आया है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये 2018 में आया है. और इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. चलिए इस पर हम फोकस करते हैं. उदासीनता वक्र, इसे किसने दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है. इंडिफरेंस कर्व को प्रोफेसर J.R. हिग्स ने 1939 में अपनी फेमस बुक वैल्यू एंड कैपिटल में एक्सप्लेन किया है. और इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है. एक इंडिफरेंस कर्व दो वस्तुओं के उन कॉम्बिनेशन को बताता है जिनके कंज्यूम करने से कंज्यूमर को हर पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फैक्शन अटेन होता है. इसे इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है. इंडिफरेंस कर्व जिसे हिंदी में हम उदासीनता वक्र कहते हैं, दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जिनके प्रत्येक पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन अटेन होता है. अब इसे हम एक शेड्यूल से एक्सप्लेन करेंगे. देखिए, ये 1 2 3 4 5 ये कॉम्बिनेशन गिवन है. उसके बाद ऑरेंजेस की क्वांटिटी गिवन है. उसके बाद एप्पल एंड आफ्टर दैट आपका सब्स्टिट्यूशंस. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर. अब ऑरेंजेस जो आपके ऑरेंज हैं इनको हम Y मान लेते हैं, Y कमोडिटी मान लेते हैं, और जो एप्पल है उसे हम X कमोडिटी मान लेते हैं. तो जब कंज्यूमर ऑरेंज की 20 यूनिट कंज्यूम करता है, वहीं पे एप्पल की 1 यूनिट को कंज्यूम करता है. उसके बाद धीरे धीरे ऑरेंज को हम Y कंसिडर करते हैं, Y कमोडिटी. धीरे धीरे वो ऑरेंज की मात्रा को घटाता जा रहा है और एप्पल की मात्रा को बढ़ाता जा रहा है. जब वो ऑरेंज की 15 यूनिट कंज्यूम करता है तो एप्पल की 2 यूनिट एक और बढ़ा देता है. उसके बाद ऑरेंज की जब 11 कंज्यूम करता है तो एप्पल की 3 यूनिट कंज्यूम करता है. उसके बाद चौथी कॉम्बिनेशन में देखेंगे, जब एप्पल की ऑरेंज की 8 यूनिट कंज्यूम करता है तो एप्पल की 4 यूनिट. उसी तरह से जब हम पांचवें कॉम्बिनेशन में देखेंगे, जब कंज्यूमर ऑरेंज की 6 यूनिट कंज्यूम करता है, वहीं पे एप्पल की 5 यूनिट कंज्यूम करता है. अब हम देखेंगे ऑरेंज क्या है, डेल्टा Y, एप्पल क्या है, डेल्टा X. तो डेल्टा क्या बताता है, चेंज इन क्वांटिटी जो भी है. अगर हम डेल्टा Y की बात करें तो चेंज इन Y कमोडिटी चेंज, और अगर डेल्टा X की बात करें तो चेंज इन X कमोडिटी. X कमोडिटी में कितना चेंज हो रहा है, Y कमोडिटी में कितना चेंज हो रहा है. तो सबसे पहले हम Y कमोडिटी के चेंज की बात करेंगे, कितना परिवर्तन हो रहा है. तो आप देख पा रहे हैं कि पहले तो कंज्यूमर 20 यूनिट ऑरेंज की कंज्यूम कर रहा है जिसे हम Y कंसिडर कर रहे हैं. फिर उसके बाद 15 कंज्यूम कर रहा है तो कितना चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है. फिर 4 का चेंज आ रहा है. देन ऑरेंज में
3 का चेंज आ रहा है, फिर 2 का चेंज आ रहा है। इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसे हम एमआरएस कहते हैं, उसे हमने राइट साइड मेंशन कर रखा है। और हमने सबसे पहले किसका चेंज निकाला है, ऑरेंज का, जो वाई कमोडिटी है। फिर उसके बाद हम एप्पल का चेंज निकालेंगे, कितना एप्पल में परिवर्तन हो रहा है। एप्पल को हम एक्स कमोडिटी कंसिडर करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि हर अगली इकाई में एप्पल की ओनली 1 यूनिट ऐड की गई है। तो इस तरह से हर यूनिट में एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 1 मेंशन कर दिया। क्यों किया है, तो यहाँ पे डेल्टा, जब सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे, एमआरएस निकालेंगे, तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आपको पता है कि जो डिवाइड होता है उसे हम रेशियो में भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से एमआरएस 5:1, फिर 4:1, 3:1, 2:1 गिवन है। क्यों ऐसा है, एमआरएस ये बता रहा है कि एक्स, जिसे हम एप्पल कह रहे हैं, एप्पल की अगली इकाई को बढ़ाने के लिए वाई की कितनी मात्रा कंज्यूमर सेक्रीफाई कर रहा है, कितनी मात्रा वो छोड़ रहा है, उसे ही यहाँ पे दिखाया गया है। पहले जब दूसरा कॉम्बिनेशन वो चूज़ करता है तो क्या करता है, 5 इकाई छोड़ता है वाई की और एक्स की 2 इकाई बढ़ाता है। जब वो तीसरा कॉम्बिनेशन चूज़ करता है तो 4 इकाई छोड़ता है और एप्पल की 1 इकाई को बढ़ाता है। इसी तरह से जब वो चौथा कॉम्बिनेशन चूज़ करता है तो 3 इकाई वाई की या ऑरेंज की ड्रॉप करता है और एप्पल की 1 इकाई को ऐड करता है। जब वो 5वां कॉम्बिनेशन लेता है तो ऑरेंज की क्या करता है, ऑरेंज की कितनी इकाइयों को छोड़ता है, 2 इकाइयों को छोड़ता है और एप्पल की 1 इकाई को ऐड करता है। इसे हम डायग्राम से समझेंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका जो शेप है वो इस तरह से क्यों है और इसे क्या बोलते हैं। इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसका जो शेप है कॉन्वेक्स इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे वाई एक्सेस पे ऑरेंज को मेंशन कर रहे हैं और एक्स एक्सेस पे एप्पल को मेंशन कर रहे हैं। तो इसका जो शेप है वो ये बता रहा है कि पहले वो ऑरेंज की मात्रा ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था और एक टाइम के बाद ऑरेंज को डिक्रीज़ कर रहा है और उसकी जगह एप्पल की मात्रा को इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है इसे हम आगे बताएंगे। देखिए ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, एमआरएस जिसे कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर डिक्लाइन ऑर्डर में क्यों होती है, फॉल क्यों करती है, तो ये आप देख पा रहे हैं ये भी फॉल कर रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो एमआरएस है वो ये बताता है कि एप्पल की जगह ऑरेंज की जगह एप्पल की कितनी मात्रा को प्रतिस्थापित किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और उन्हें सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऑरेंज या वाई कमोडिटी की कितनी मात्रा कंज्यूमर ड्रॉप कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है। और ये डिक्लाइन क्यों होता है, ये फॉल क्यों कर रहा है, ये डिमिनिशिंग ऑर्डर में क्यों होता है, क्योंकि जब कंज्यूमर एक कमोडिटी एप्पल की 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है उससे उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मान लीजिए उसको उसे 25 न्यूटन का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब वो वाई की पहली यूनिट मान लीजिए 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है उससे उसको 5 न्यूटन का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और एक्स जिसे हम एप्पल कह रहे हैं उसकी 1 यूनिट से उसको 25 न्यूटन का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो क्या ये सेटिस्फैक्शन कंटिन्यू रहेगा जब वो कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करेगा? नहीं, जब वो सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करेगा तो उसका जो कंजम्पशन है, उसका जो यूटिलिटी लेवल है वो डिमिनिशिंग होगा। पहले से उसको मान लीजिए 25 मिल रही थी, फिर जब वो नेक्स्ट कंज्यूम करेगा तो उसे यूटिल 20 सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर जब वो और नेक्स्ट यूज़ करेगा 3 इकाइयाँ कंज्यूम करेगा तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है डिमिनिश होता जाएगा। 15 फिर 10 फिर 5 और इस तरह से जो एमआरएस है वो डिक्लाइन करता है, डिमिनिश होता है। क्यों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन की सीमांत दर एप्लीकेबल होने की वजह से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कर्व, इसका शेप डिमिनिश है, लाइक डिमांड कर्व।
तो ये भी बताता है कि पहले जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फैक्शन हाई होता है, फिर धीरे धीरे घटता जाता है। नेक्स्ट हम असम्पशंस की बात करेंगे। असम्पशंस मान्यताएं। पहली मान्यता क्या है? रेशनैलिटी, विवेकशीलता। इसमें ये बताया गया है कि जो कंज्यूमर है वो विवेकशील होता है और उसे पता होता है कि उसे कौन सी कमोडिटी कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड कर पाएगी। यूटिलिटी इज़ ऑर्डर। नेक्स्ट असम्पशन है कि जो उपयोगिता है उसे हम ऑर्डर में रख सकते हैं। मतलब कंज्यूमर के पास उसके पास दो ऑप्शन होंगे, एक्स और वाई या ऑरेंज एप्पल, तो वो ये चूज़ कर सकता है कि उसे कब एप्पल से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कब ऑरेंज से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इट मीन्स उसके पास चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, और उसके पास चुनाव करने का एक मौका है क्योंकि उसके पास दो कमोडिटी हैं और इस तरह से वो कौन सी कमोडिटी उसे किस तरह से सेटिस्फाई कर सकती है और किस तरह से उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट परफेक्ट कंपटीशन। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता की बात कही गई है। इसमें जो भी कमोडिटी यूज़ की जा रही है उसका शेप एक जैसा होता है, क्वालिटी एक जैसी होती है, क्वांटिटी एक जैसी होती है और इस तरह से जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन की जो सिचुएशन है वो देखने को मिलती है, लाइक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो जो भी परफेक्ट कंपटीशन की असम्पशंस होते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी की, कुल उपयोगिता। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर है अपनी उपयोगिता को कब टोटल कर सकता है, कब उसे किस कमोडिटी से ज़्यादा यूटिलिटी गेन होती है, उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की। पहली क्या है? जो इंडिफरेंस कर्व है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। आप सभी जानते हैं कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो ज़्यादा सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर को। क्यों? क्या रीज़न है? जब आपका इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल पे होगा, इट मीन्स जो कंज्यूमर है वाई की भी मात्रा इंक्रीज़ कर रहा है और एक्स की मात्रा को भी इंक्रीज़ कर रहा है, और जब क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से वो IC1 और IC2 जो है अगर कंपेयर किया जाए तो IC1 के कंपैरेटिवली IC2 में कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब हम ये देखेंगे क्या इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिव हो सकता है जैसा कि ए डायग्राम में मेंशन है? नो। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन को बताता है जिनके एवरी पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन होता है। अगर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप पॉजिटिव होगा तो कंज्यूमर दोनों ही वस्तुओं की मात्रा सेम कंज्यूम करेगा, जबकि हम इंडिफरेंस कर्व में एक की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरे की मात्रा को घटाते हैं और इस तरह से कॉम्बिनेशन हम चूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो ए कर्व है इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिव स्लोप का नहीं होगा। अब बी में जैसा मेंशन है इंडिफरेंस कर्व क्या हॉरिजॉन्टल होता है? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर सिर्फ एक्स की मात्रा को यहाँ पे बढ़ा रहा है और वाई की मात्रा को कांस्टेंट मान लिया गया है, तो ऐसा भी नहीं होगा। सी डायग्राम में देखेंगे क्या इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें एक्स कमोडिटी को कांस्टेंट मान लिया गया है और वाई को कंटिन्यू इंक्रीज किया जा रहा है। डी डायग्राम में देख पा रहे हैं
एंड डिफरेंस कर्व जैसा कि डी डायग्राम में गिवन है। एंड डिफरेंस कर्व इसमें कॉन्वेक्स दिया है और आप जानते हैं कि डिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। इसमें एक की मात्रा को इंक्रीज किया जाता है तो दूसरे की मात्रा को डिक्रीज करते हुए कंज्यूमर अपना दोनों ही कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन गेन करता है और एवरी पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन करता है, लाइक ए बी पॉइंट गिवन है। अब हम बात करेंगे क्या इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? नो, उदासीनता वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आप देख पा रहे हैं ए डायग्राम में देख पा रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ए IC, ये आपका IC1 में आप देख पा रहे हैं। अगर हम IC1 से कंसिडर करते हैं डिफरेंस कर्व तो यहाँ पे B = C हो सकता है और अगर IC2 से देखें तो A = C हो सकता है। लेकिन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे B = A नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब एक दूसरे को डिफरेंस कर्व काटते हैं तो जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन का लेवल भी चेंज हो जाएगा, जबकि इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि हर पॉइंट पे उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन होता है। तो B = C कर सकते हैं, A = C भी कर सकते हैं, लेकिन B = A नहीं कर सकते हैं क्योंकि A ऊपर है और B नीचे है। एक पॉइंट पे A से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, B से कम मिल रहा है। तो इस तरह से कंज्यूमर का जब सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो उदासीनता वक्र की असम्पशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पूरी तरह से राइट नहीं होंगी। एंड डिफरेंस कर्व यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा मान्यताओं के साथ। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है या वाई एक्सिस को टच कर सकता है? नो। अगर इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच करता है तो यहाँ पे एक्स की मात्रा को 0 मान लिया जाता है और अगर एक्स वाई की मात्रा को टच कर रहा है तो एक्स की 0 मान लेंगे। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई की क्वांटिटी को 0 मान लिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। डिफरेंस कर्व में दोनों ही कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को चूज़ किया जाता है और हर पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन किया जाता है। अब आप देख पा रहे हैं क्या इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव हो सकता है? देखिए, नो, इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव नहीं होगा। कॉनकेव को हिंदी में नतोदर बोलते हैं, जैसा कि ए डायग्राम में गिवन है। अगर नतोदर होता है तो इंडिफरेंस कर्व में क्या होगा? इसमें जो MRS है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगी, जो कि ऐसा नहीं होता है। और अगर बी पॉइंट को, बी डायग्राम को देखें, वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस लाइन ऐसा भी नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो ऐसे सिचुएशन में जो MRS है वो कांस्टेंट हो जाएगी, लाइक हर पॉइंट पे 5:1, 5:1, 5:1 होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। सी डायग्राम में देखेंगे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, उन्नतोदर है, जो कि ये बता रहा है कि जो कंज्यूमर है वो दोनों ही कमोडिटी के कॉम्बिनेशन से अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करते हुए इक्वल सेटिस्फैक्शन, हर पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन करता है। इसमें ए पॉइंट पे भी इक्वल सेटिस्फैक्शन होगा, बी पे, सी पे, डी पे, और हर पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन गेन होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका ए बी सी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो y की वो ए बी यूज़ कर रहा है और x की बी सी यूज़ कर रहा है, फिर ए पॉइंट पे। उसके बाद सी पॉइंट में हम देख पा रहे हैं सी और डी ये y की कंज्यूम कर रहा है, फिर उसके बाद डी से लेकर ई तक x की कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद एफ ई से एफ
वाई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और एफ से लेके जी तक एक्स की यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। और इस तरह से धीरे धीरे वो वाई को डिमिनिश करता जा रहा है और एक्स को इंक्रीज करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। नेक्स्ट, एंड डिफरेंस कर्व के बीच का जो गैप है वो इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप सभी जानते हैं कि अगर हम 2 कंज्यूमर की बात करें या 3 कंज्यूमर की बात करें तो हर कंज्यूमर के जो टेस्ट होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, उनमें अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए जो उदासीनता वक्र है उनके बीच का जो गैप है वो भी इक्वल नहीं होगा। क्या इंडिफरेंस कर्व बैंगल के शेप के हो सकते हैं? तो यस, हो सकते हैं। क्यों? चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो बैंगल के शेप के हैं, जो कि ये बताता है कि एक टाइम तक कंज्यूमर वाई को कंज्यूम कर रहा है, वाई कमोडिटी को, उसके बाद एक्स को इंक्रीज कर रहा है, वाई को डिमिनिश कर रहा है, फिर एक टाइम के बाद फिर वाई को बढ़ा रहा है और एक्स को घटा रहा है, और ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यू चलती रहती है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जब कंज्यूमर एक्स कमोडिटी से बोर हो जाता है तो वाई की यूनिट को इंक्रीज़ करता है और एक्स की डिक्रीज़ करता है, और इस तरह से जब वो वाई से बोर हो जाता है तो एक्स को बढ़ाता है, जब एक्स से बोर हो जाता है तो वाई को बढ़ाता है, और इस तरह से ये जो प्रक्रिया है कंटिन्यू चलती रहती है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व मोर देन 1 है और एस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें IC1, IC2, IC3, तो IC1 के कंपैरेटिवली IC2 में कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, IC2 के कंपैरेटिवली कंज्यूमर को IC3 पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे IC3 पे कंज्यूमर X और Y दोनों की मात्रा को बढ़ा सकता है और इस तरह से इस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकता है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे, ये आपके असाइनमेंट है, आपको सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इनके आंसर आपको आंसरिंग करके आपको मुझे मेल में भेजना है। ये मेरी मेल आईडी है jitu.citycollege@gmail.com। आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं और उसके बाद मुझे मेरी मेल आईडी में सेंड करना है। ये आपकी गिवन है मेल आईडी, इसमें आपको सेंड करना है। और इस तरह से जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, सारे टॉपिक के लास्ट में असाइनमेंट होंगी, उन्हें आप लोगों को उनके आंसर देने हैं। आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है, तभी आप दे पाएंगे, और उसके बाद आंसरिंग करके आपको मुझे मेरे मेल पे सेंड करना है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।